सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल, रसायन विज्ञान प्रवक्ता APCN मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इस चैप्टर का हम 5th लेक्चर करेंगे। ये 5th लेक्चर भी है और लास्ट लेक्चर भी है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं उसमें सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान के बारे में बात करेंगे। जो हम पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं उसको यहाँ पे एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज की क्लास हम सीमांत अभिकर्मक के साथ स्टार्ट करेंगे। देन विलयनों में अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसकी जो सांद्रता हम किन किन तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और अंत में मोललता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूर्व ज्ञान कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने प्रतिशत संगठन के बारे में पढ़ा, सीखा कि कैसे उसके कैलकुलेट किया जाता है। ये सीखा था कि अगर कोई यौगिक दिया है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो और फिर उसका मोलर द्रव्यमान अगर हम कैलकुलेट करें तो उससे हम प्रतिशत संगठन कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि अगर प्रतिशत संगठन दिया हो तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कैसे किसी यौगिक का निकाला जाता है उसके बारे में सीखा। और अंत में स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मात्रा का परिकलन करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कहा था कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रिवाइज हो गया। होपफुली आपने नोट्स बना लिए होंगे और जो न्यूमेरिकल्स थे प्रैक्टिस किया होगा, होमवर्क भी कर लिया होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज का जो है लेक्चर है वो सीमांत अभिकर्मक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट से हम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में इसको LR भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो पहले हम इस रिएक्शन, इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा 3 हाइड्रोजन के लिए और अमोनिया के लिए आएगा 2। तो हम इसको अगर हम इंटरप्रेट करें, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा था कि अगर मोल्स के टर्म्स में हम इसको इंटरप्रेट करें तो कह सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगी 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के साथ और हमें 2 मोल्स अमोनिया प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसमें जो मात्राएं होती हैं रिएक्टेंट की तो उतनी मात्रा हमें नहीं दी गई होती है। तो क्या करना होता है वहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता था कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब 1 मोल और 3 मोल की जगह हमें जो डेटा गिवन है वो है कि अब 2 मोल्स नाइट्रोजन गिवन है और 5 मोल्स हाइड्रोजन गिवन है। एंड ये पूछा जा रहा है कि अब अमोनिया कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो जब अगर 1 मोल नाइट्रोजन की जगह हम 2 मोल्स नाइट्रोजन ले रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी 3 मोल्स की जगह यहाँ पे 6 मोल होना चाहिए था, बट हमें सिर्फ 5 मोल्स गिवन है। दैट इज हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बैलेंस्ड रिएक्शन के हिसाब से कम दी गई है। तो ऐसा ही कोई रिएक्टेंट जो कम दिया गया होता है, दैट इज वो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, भले ही दूसरा रिएक्टेंट अब उसकी मात्रा अभी वहाँ पे शेष है। लेकिन अगर कोई एक रिएक्टेंट जो कम मात्रा था वो समाप्त हो गया है तो वो आगे की रिएक्शन को भी समाप्त कर देता है। ऐसे ही रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
सीमांत अभिकर्मक। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया कम मात्रा में उपस्थित हो, जिसके समाप्त होने पर आगे अभिक्रिया नहीं होती है, उसे ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और यही सीमांत अभिकर्मक की जो मात्रा होती है वो किसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा निर्धारित करती है। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितनी मात्रा वहाँ पे बनेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो रिएक्टेंट हैं। इसमें से सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन हमारा सीमांत अभिकर्मक है और यही डिसाइड करेगा कि अमोनिया यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देख लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि 3 मोल्स जो है हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया गैस। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड जैसे मैथ्स में करते हैं कि अब 1 मोल जो हाइड्रोजन है वो कितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? 2/3 मोल्स अमोनिया इतना प्रोड्यूस करेगा। बट हमें गिवन कितना है? 5 मोल्स। तो ये 5 मोल्स हाइड्रोजन गैस अगर है तो ये 2/3 इंटू 5 दैट इज हम कह सकते हैं कि 10/3। यहाँ पे आंसर आएगा 3.33 मोल्स अमोनिया के यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। कब? जब हमें 5 मोल्स हाइड्रोजन गिवन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोई भी सीमांत अभिकर्मक प्रोडक्ट की मात्रा को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, तो इनको जब मिक्स कर रहे हैं तो अमोनिया बनाने के लिए इनको मिश्रित किया जाता है। तो प्राप्त अमोनिया गैस की मात्रा का परिकलन कीजिए और इन स्थितियों में अमोनिया उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को भी पहचानना है। 2 क्वेश्चन है, सीमांत अभिकर्मक भी पहचानना है और अमोनिया की मात्रा का परिकलन भी करना है। तो पहले सबसे पहला क्या है कि आप जो है रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, आप इसको बैलेंस कर लेंगे। फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। बट हमको मोल्स में डेटा नहीं दिया गया, हमें किलोग्राम्स में डेटा दिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का। तो हम इन किलोग्राम को, द्रव्यमान को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम में दिया गया है तो इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 इंटू 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स हो गया, अपॉन जो इसका मोलर मास है या आणविक द्रव्यमान है नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1.7 इंटू 10⁻³ इतने आपके जो है ये मोल्स हो गए नाइट्रोजन के। सिमिलरली हाइड्रोजन के भी हम मोल्स कन्वर्ट कर लें जो किलोग्राम में डेटा दिया है। तो 10 इंटू 10⁻³, ठीक है, किलोग्राम को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करा, फिर उसको मोलर मास से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया 5.0 इंटू 10⁻³ मोल्स इतने हाइड्रोजन के हो गए। तो अब हमें पहचानना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की मात्रा को डिसाइड करता है। तो हमने ये देखा है कि बैलेंस इक्वेशन में जितने भी मोल्स नाइट्रोजन के होते हैं उसके 3 टाइम्स जो है मोल्स ज़रूरत होते हैं वो हाइड्रोजन के। तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे? 1.7 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये 1.7 इंटू 10⁻³ और इसका 3 टाइम्स हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 5.1 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें रिक्वायर्ड है कि इतना होना चाहिए रिएक्शन में, बट हैं कितना? 5.0 इंटू 10⁻³ मोल्स। दैट इज हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो एक सीमांत अभिकर्मक है। तो ये हमारा एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया कि हमने सीमांत अभिकर्मक पहचान लिया। बस आगे हमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, यूनिटरी मेथड, कि जैसे 3 मोल्स हाइड्रोजन जो है 2 मोल्स अमोनिया दे रहे हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे कि 3 मोल्स हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल्स अमोनिया दे रहे हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल्स अमोनिया देंगे? 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया।
बट है हमारे पास कितना, ये 5.0 × 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे, तो ये कितना देंगे 2/3 × 5.0 × 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा। अगर हमें मोल्स में आंसर पूछा होता तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया होता, लेकिन क्योंकि डेटा में किलोग्राम में दिया है, द्रव्यमान में दिया है, तो इसको भी हम द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, 1 मोल अमोनिया का आपको द्रव्यमान पता है, मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम्स होता है, तो 3.3 × 10⁻³ मोल्स अमोनिया का कितना हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 3.3 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.1 × 10⁻³ इतने ग्राम्स है, बट क्योंकि डेटा हमें किलोग्राम में दिया था तो यहाँ भी इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगेन आप इसको जो है 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ गया 56.1 किलोग्राम अमोनिया। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि अगर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दिया हो तो अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी, 56.1 किलोग्राम। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं विलयनों में अभिक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स जितना भी क्लास में लैब में जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, वो मोस्टली सभी रिएक्शन विलयन के फॉर्म में ही होती है, सोल्यूशन में ही होती हैं। तो जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, अब वो पदार्थ जो है वो किसी भी प्रपोर्शन में हो सकता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है, और इनका एक समांगी मिश्रण होता है, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है आपके जो सिलेबस में पढ़ना है, ये 11th में भी है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, 12th में भी है, तो आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ना है। बाइनरी का मतलब होता है 2, दैट इज़ ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 घटक होंगे या 2 अवयव कह सकते हैं, एक है विलय और दूसरा है विलायक। ठीक है, विलय और विलायक कैसे पहचानेंगे कि जिस भी विलयन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है, जिस अवयव की मात्रा कम होती है तो उसको हम विलय कह देते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल लें, चीनी कम मात्रा में होती तो वो विलय कहलाएगी, और पानी अधिक मात्रा में होता है तो उसको हम विलायक कहेंगे। आगे हमें इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, विलय विलायक वहाँ पे टर्म यूज़ होंगे, उनके द्रव्यमान या नंबर ऑफ मोल्स या आयतन। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो विलय को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, विलायक के लिए हम A यूज़ करेंगे, या आप 2 और 1 लिखना चाहते हैं तो 2 जो है वो विलय के लिए यूज़ करेंगे और 1 जो है वो विलायक के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब ये सॉल्यूशन है तो इनकी सांद्रता के बारे में बात करते हैं कि कितना विलय है या कितना विलायक है। तो सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये 4 टर्म्स होते हैं। 4 तरीके से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला इसमें है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको मास परसेंटेज कहते हैं। दूसरा है मोल अंश, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तीसरा है मोलरता, दैट इज मोलारिटी। और चौथा है मोललता, दैट इज मोलालिटी। तो इनको भी आपको सीखना है, डेफिनेशन, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दैट इज मास परसेंटेज। तो अगर किसी भी विलयन में किसी अवयव का, किसी घटक का अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि उस, सपोज विलय का ही यहाँ पे निकालना है तो विलय का द्रव्यमान आप ऊपर रखेंगे अपॉन विलयन का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान है, उसको नीचे रखेंगे। और क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इनटू 100 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही द्रव्यमान लिया गया है, विलय का है और विलयन का है। इसीलिए हम इसको W/W परसेंटेज भी कह सकते हैं। दैट इज जो न्यूमरेटर में विलय का द्रव्यमान लिया है वो W, द्रव्यमान W से दिखाते हैं, और विलयन का द्रव्यमान भी ये अपॉन W लिया गया, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे किया गया। किसी पदार्थ A के 2 ग्राम्स को 18 ग्राम्स जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया गया है। दैट इज़ यहाँ पे जो
ए है वो विलय है, उसका 2 ग्राम्स लिया गया है, जल विलायक है जिसका 18 ग्राम्स लिया गया है, दोनों को मिक्स करके एक विलयन प्राप्त किया जाता है। उस विलय का आपको द्रव्यमान प्रतिशत परिकलन करना है। तो आप कैसे निकालेंगे? जो विलय है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विलय का द्रव्यमान ऊपर रखना है, दैट इज 2 रखेंगे, अपॉन नीचे क्या था, विलयन का द्रव्यमान रखेंगे। तो जो सोल्यूशन होता है वो किससे को हम कह सकते हैं, उसके जो 2 घटक हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का कितना द्रव्यमान दिया है यहाँ पे, 2 ग्राम्स, तो ये 2 ग्राम्स हो जाएगा। और जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसका कितना दिया है, 18 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 ग्राम्स हो जाएगा। तो नीचे जो है आपको अपॉन में 20 रखना है, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 10%। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है इस तरीके से कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता पद है, वो है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहेंगे इसे। तो इसकी डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी भी जाती है कि किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। इसको अगर फॉर्मूले में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो फॉर्मूला चाहिए होता है, तो फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अभी हमने कहा भी था कि जहाँ पे हमें सॉल्वेंट को विलायक को रिप्रेजेंट करना है तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें विलायक का मोल अंश निकालना है तो एक्स ए लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विलायक के नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। विलयन के कुल मोलों की संख्या नीचे रखेंगे, और 2 ही घटक हैं विलयन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का योग जो है आप नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो विलायक के मोल अंश होगा। अगर आपका विलय का मोल अंश निकालना हो तो XB से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बार विलय के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे विलयन के कुल मोलों की संख्या से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉर्मूलेज आ गए। एक बार फिर से चाहे आप रिवाइज कर लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, इस तरीके से आपको निकालना है। ये जो थर्ड फॉर्मूला दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 ही घटक हैं तो दोनों घटकों के मोल अंश का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने XB कैलकुलेट कर लिया, किसी क्वेश्चन में हमसे XA भी कैलकुलेट करने को कहा गया और XB भी कैलकुलेट करने को कहा गया है। मान लीजिए हमने XB कैलकुलेट कर लिया, अब XA कैलकुलेट करना है, तो ये हमें डिवाइड दोबारा से नहीं करना पड़ेगा इतना सब कुछ, एक बार तो इसका हम XB के लिए कर ही चुके हैं। तो हम अगर XA निकालना चाहे तो सिंपल क्या कर सकते हैं, 1 माइनस XB कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको इस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा इसकी यूनिट की बात करें तो पूछा जाता है कि यूनिट क्या है, इसकी मात्रक क्या है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अनुपात है, रेशियो है। और आप देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी है और अपॉन में भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इथिलीन ग्लाइकोल है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो अगर ये 20% द्रव्यमान दिया हो तो इसका क्या मतलब है कि जो 20% है वो इथिलीन ग्लाइकोल है, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि ये 20 ग्राम्स, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है कि जो पूरा विलयन का द्रव्यमान है वो 100 ग्राम्स है, तो उसमें 20 ग्राम्स क्या हो जाएगा, सल्यूट ये C2H6O2 दैट इज़ इथिलीन ग्लाइकोल, और जो 80 ग्राम्स है वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, जो कि सॉल्वेंट है यहाँ पे। और अगर इसको टोटल 100 ग्राम्स करेंगे तो वो हो जाएगा सोल्यूशन दैट इज़ विलयन। ठीक है, अब हमको जो मोल अंश निकालना है यहाँ पे, मोल अंश, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स
पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने रिवाइज कराया वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, तो हमें वेट इन ग्राम्स एथिलीन ग्लाइकोल का पता चल गया, तो ये हम NB निकाल रहे हैं तो 20। अच्छा, मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है और पिछले लेक्चर में आपने सीखा भी है कैसे निकालेंगे। 12 का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, और कितने टाइम्स आया फॉर्मूले में 2 टाइम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और ये 6 टाइम आया तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और 2 टाइम्स आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 24 + 6 + 32, दैट इज आंसर आ जाएगा आपका 62। तो इसको 62 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल 20/62 जो आएगा वो 0.32 इतने मोल्स हो जाएगा। ठीक है, Na कैलकुलेट करेंगे तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, तो Na दैट इज सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम्स कितना है 80, और वाटर का भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि ये कितना होता है 18, तो बहुत ईजी है, तो 18 यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4.44 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है और सिर्फ आपको एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है दैट इज XB, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि सॉल्यूट अपॉन Na + Nb, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं, कितने हैं 0.32 अपॉन 0.32 + 4.44, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.067, तो ये हमारा XB यही कैलकुलेट करना था, और अगर XA भी कैलकुलेट करना है तो 1 में से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए तो XA निकल आएगा, फिलहाल यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, मोलरता दैट इज मोलारिटी, तो यहाँ पे डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछी जा सकती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें फॉर्मूले में, तो मोलरता जो कैपिटल M से डिनोट करा गया है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन जो कि लीटर्स में। अभी ध्यान देंगे क्योंकि अभी हमें मोललता भी पढ़ना है, मोलालिटी भी पढ़ना है, तो यहाँ पे ये विलयन लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो आयतन लिया गया है वो लीटर्स में दिया गया है। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें तो विलय के मोलों की संख्या, मोल्स को किससे बताते हैं N से, और विलय के मोलों की संख्या तो NB लिख लेंगे, और आयतन है विलयन का तो उसको V से लिखा है, कैपिटल V से, और लीटर्स में है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमें एक्सपैंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं WB/MB, और आयतन जो है अगर ये ml में दिया गया है, रखना तो लीटर्स में है, अगर ये ml में दिया गया है तब क्या करना है, इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे ताकि ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हम लिख सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू वॉल्यूम, अगर ये ml में दिया गया है तो ये जो है आपको 1000 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया, और इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। रही बात यूनिट की या मात्रक की, तो यूनिट जो होती है इसका होता है मोल्स पर लीटर, या आप सिंपली क्या कह सकते हैं कैपिटल M लगा दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिला के प्राप्त किया गया हो ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आपको मोलारिटी का फॉर्मूला आप लिख लेंगे WB/MB इंटू वॉल्यूम, जो कि अगर ml में दिया ही गया है तो यहाँ 1000 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। WB आपको यहाँ दिया गया है कि 4 ग्राम NaOH है तो ये 4 लिख लेंगे। MB ये मोलर मास NaOH का बताना है, तो उसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आता है 40, और वॉल्यूम दिया गया है 250 ml, तो ये 250 और यहाँ 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 10s तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स पर लीटर, या सिंपल आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो
तो ईजी था न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं, मोललता दैट इज मोलालिटी। 1 किलोग्राम विलायक, अब आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान लिया है और विलायक लिया है, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और इसमें स्मॉल m से इसको व्यक्त करते हैं। तो मोललता इज इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या, ये तो पिछले की तरह था, और बट यहाँ पे विलायक लेना है अपॉन में और यहाँ पे ये द्रव्यमान लेना है kg में, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा NB अपॉन WA kg, और NB को क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, ठीक है। और WA kg में रखना है, लेकिन अगर ग्राम्स में होगा तो इसको भी 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये था आपका फॉर्मूला बन गया। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स पर kg, या सिंपल आप यहाँ पे स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2.5 ग्राम्स एथनोइक अम्ल दैट इज CH3COH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम्स में गिवन है, तो हम न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो WB कितना है, 2.5, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, 60 आता है, चेक भी कर सकते हैं। तो WA जो ग्राम्स दिया हुआ 75 दिया हुआ है और यहाँ पे 1000, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.55 मोल्स पर kg, या सिंपल आप स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना सीमांत अभिकर्मक के बारे में कि वो किस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की मात्रा को डिसाइड करता है। फिर विलयन में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी हम सांद्रता किस प्रकार व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और अंत में मोललता। आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन है कि A प्लस B2 गिव्स AB2 बैलेंस्ड है, में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक यदि कोई हो तो आपको ज्ञात करना है। ये मिश्रण दिए हुए हैं और इनमें अब आपको जो है यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा के आपको बताना है कि A सीमांत अभिकर्मक है या B। हर 5 मिश्रण दिए, पाँचों में यही काम करना है। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी आज के लेक्चर में। थर्ड क्वेश्चन है यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ मोलारिटी दिया और आपसे WB पूछा गया है, तो आप फॉर्मूले में सारे वेरिएबल्स की वैल्यू दी है, सिर्फ WB अननोन है, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए आप दीक्षा ऐप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या iOS से। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के चैनल को सब्सक्राइब करके। और फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप अपने कंसर्न टीचर्स से व्हाट्सएप पे जुड़े ही होंगे, तो वहाँ पे उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।